बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर्स में हम रेशो और प्रपोर्शन जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो मैथमेटिक्स के हवाले से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सिक्स्थ क्लास से लेकर 10th क्लास तक आप इसको रेगुलर चैप्टर के तौर पर पढ़ते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ़ जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जो बड़ी हायर क्लासेस हैं तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जो आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में ख़ास तौर पर बहुत से लॉज जो है वो हमें एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, तो उसमें ये मैथ का जो कंसेप्ट जो है वो यूज़ होता है। तो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है इस तरह की एग्जांपल से। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं अपने लेक्चर में उनको कोट भी करूँगा कि कहाँ कहाँ पे आप फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में इनको यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशंस या प्रपोर्शन। अब वेरिएशन का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसमें स्टूडेंट को जो है वो कन्फ्यूजन होती है। तो ये क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक तो इसको रेगुलर चैप्टर के तौर पर यूज़ होता है इनमें, लेकिन मैंने अभी बताया कि इसका यूज़ जो है वो बाकी दूसरे सब्जेक्ट में साइंस के जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इसलिए आज का टॉपिक अगर आपको क्लियर हो जाता है तो ना सिर्फ आपको मैथ में ये हेल्प करेगा बल्कि आपके जो दूसरे साइंस के सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वगैरह उसमें भी बड़ा हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे जो इनके फ़िज़िक्स के और केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, जो लॉज हैं, उसको एक्सप्लेन करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है इसको गौर से सुनें और एंड तक जो है वो मेरा लेक्चर देखें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज़ वेरिएशन? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। यानी इसकी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट वेरिएशन या इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, और दूसरी टाइप है इसकी इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन जो है वो क्या होती है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है। बेसिकली वेरिएशन जो है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन में ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी जो है उसकी मकदार इंक्रीज़ होती है तो दूसरी भी उसी रेशो से इंक्रीज़ हो जाए तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इसी तरह अगर एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है तो दूसरी भी उसी रेशो से डिक्रीज़ हो जाए तो फिर भी इसके दरमियान जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगी। यानी दो सूरतें हैं कि या तो इंक्रीज़ हो तो दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएं एक सेम रेशो के साथ, और अगर डिक्रीज़ हुई हैं तो दोनों क्वांटिटीज़ सेम रेशो के साथ डिक्रीज़ हो जाएं। तो दोनों सूरतों में डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नाम देंगे हम इस रिलेशन को। ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ सच दैट व्हेन वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है तो ब्रैकेट वाले पोर्शन को अभी आप इग्नोर कर दें, मैं आपको डेफिनेशन वैसे इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले विदाउट डिक्रीज़ हम देख लेते हैं और फिर डिक्रीज़ के साथ इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे मैंने अभी उर्दू में आपको बताया। ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट व्हेन वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीज्ड द अदर क्वांटिटी इज़ आल्सो इंक्रीज्ड, कि अगर एक मकदार बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाए इन द सेम रेशो, उसी रेशो से, तो फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब हम इसको जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसके तहत इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट व्हेन वन क्वांटिटी इज़ डिक्रीज्ड, अब इसको इग्नोर कर देना आपने, कि अगर एक मकदार कम होती है दी अदर क्वांटिटी इज़ आल्सो डिक्रीज, तो दूसरी भी कम हो जाएगी। अभी मैंने वर्बली उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही बात है। तो इस प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन का नाम देंगे। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी उसी रेशो से इंक्रीज़ करेगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी, तो फिर वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। यानी या दोनों इंक्रीज़ कर दें फिर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और अगर दोनों में डिक्रीज़ हुई हैं तो फिर भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन कि एक मकदार के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए और एक के कम होने से दूसरी कम हो जाए तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ़ ए क्वांटिटी वाई वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू क्वांटिटी एक्स। अच्छा, यहाँ पे आगे चल के हमें इन क्वांटिटीज़ का नाम भी रखना पड़ेगा ताकि हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिख सकें।
तो उसके लिए हम सपोज़ कर लेते हैं कि एक क्वांटिटी x है और एक y है, यानी दो क्वांटिटीज़ हैं, एक y और एक x। तो दोनों क्वांटिटीज़ को हम नाम दे लेते हैं। आगे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन मज़ीद भी करूँगा कि ये नाम कैसे इन जनरल हम एक्स वाई नाम दे सकते हैं, और स्पेसिफिक नेम जो है वो भी यूज़ किए जा सकते हैं उनके अपने नाम के लिहाज से। तो आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो y और x दो क्वांटिटीज़ हैं। तो इफ़ ए क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू क्वांटिटी x, यानी अगर y एक क्वांटिटी है और वो x के लिहाज से डायरेक्टली वेरी करती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन वी कैन से दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो हम फिर क्या कह सकते हैं कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यानी अगर एक क्वांटिटी y है और x है और y जो है वो x के लिहाज से क्या कर रही है, डायरेक्टली वेरीज कर रही है, तो फिर हम उसको रिलेशन को क्या कहेंगे, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y जो है वो x के लिहाज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखेंगे y वेरीज x। अब ये जो साइन है, जैसे आप a लिखते हैं इस टाइप का ये साइन है, तो ये साइन किस लिए यूज़ किया जाता है ये आगे चल के मैंने बताया हुआ, साइन ऑफ वेरिएशन। द साइन, इस साइन को हम क्या कहेंगे, इज़ रीड एज वेरीज एज। इसको आप क्या पढ़ेंगे, y वेरीज एज x। तो इस साइन को जो हम वेरिएशन के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, वेरीज एज। अब इसको पढ़ेंगे y वेरीज एज x, या इसको हम चूँकि इनके दरमियान पर यानी ये दो टाइप हम पढ़ेंगे इसमें, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन हो या इन्वर्स वेरिएशन हो, साइन जो है वो यही यूज़ किया जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे y वेरीज एज x। तो अब इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि उस सूरत में हमने इसको कैसे पढ़ना है। अच्छा, अब इसी रिलेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू kx। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शन का साइन है, वेरिएशन का साइन है, और यहाँ पे इसको हमने इक्वल में चेंज कर दिया। और जब भी आपने वेरिएशन से इक्वल में कन्वर्ट करना है तो किसी कांस्टेंट से जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उस कांस्टेंट को हम जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम देंगे। तो ये जो यहाँ पे मैंने के से शो किया गया, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए इसका नाम जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इन जनरल हम के से डिनोट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम इसको डिफरेंट नामों से यूज़ कर सकते हैं। ये अभी आगे चल के मैं एग्जांपल दूंगा तो उसमें आपको क्लियर होगा कि आपने ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको के अलावा भी अगर कोई नाम दिया जा सकता है तो वो कौन से हो सकते हैं। अब मैंने जो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो उसको लिखने का तरीका आपको बता दिया कि उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और मज़ीद जब इक्वल में बदलेंगे तो फिर हम इक्वलिटी का साइन यूज़ करेंगे और साथ ही किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर इस कांस्टेंट को भी बता दिया कि इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और इसको रीड करने का तरीका भी आपको बता दिया कि इसको वेरीज एज जो है वो इससे डिनोट किया जाएगा और इससे इसको रीड किया जाएगा। अब चंद एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ़ बुक्स मनी पेड। बाज़ार से आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो दो क्वांटिटीज़ का उसमें ज़िक्र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक बुक जो है वो ख़रीदी है। अब इस बुक की प्राइस जो है वो सपोज़ जो है वो 100 रुपीज़ है। अब एक बुक की कीमत कितनी है, 100 रुपये। अगर आपने अब इसमें दो बातें आ रही हैं, नंबर ऑफ़ बुक्स और इसकी प्राइस, यानी दो बातें, दो क्वांटिटीज़ है, नंबर ऑफ़ बुक्स किताबों की तादाद कितनी है और उसकी प्राइस क्या है। तो दो क्वांटिटीज़ हैं। अब हमने देखना है कि क्या इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर एक बुक जो है वो 100 रुपीज़ की आती है, तो अगर आप दो बुक्स लेंगे तो वो 200 की होगी। यानी अगर आप शॉपकीपर को 200 रुपीज़ देते हैं तो आपको वो दो बुक्स जो है वो देगा, और अगर आप 300 रुपये उसको अदा करते हैं तो फिर आपको वो 3 बुक्स जो है वो देगा। यानी जिस तरह आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं कि जो उसकी पेमेंट है, जो उसकी प्राइस है, जो उसकी अमाउंट है, उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ बुक्स भी इंक्रीज़ होती जाएंगी। अगर आप उसको 1000 रुपीज़ देते हैं तो वो आपको 10 बुक्स जो है वो देगा। अब देखें कि इसमें एक क्वांटिटी बढ़ रही है कि प्राइस जो है यानी उसकी जो अमाउंट है
वो आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट किस पे हो रहा है, नंबर ऑफ़ बुक्स पे, तो वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप उसको पैसे ज़्यादा दें और वो आपको बुक्स कम कर दें। तो इसका मतलब ये है कि बुक्स और इसकी जो अमाउंट है उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ये कभी नहीं होगा कि आप ज़्यादा पैसे पे करें और आपको बुक्स कम मिलें। जब पैसे ज़्यादा पे करेंगे तो बुक्स, नंबर ऑफ़ बुक्स जो है वो भी बढ़ती जाएंगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल होगी। इसी तरह फ़र्ज़ की होगा 1000 में आपको वो 10 बुक्स दे रहा है, तो अगर आप उसको 800 दे रहे हैं तो आपको वो 8 बुक्स देगा। यानी अगर आपने पैसे कम कर दिए हैं, 1000 की बजाय 800 रुपये कर दिए हैं, तो फिर आपकी जो बुक्स है वो भी पहले से कम हो जाएगी और 10 की बजाय 8 हो जाएगी। अगर आप उसको 600 दे रहे हैं, आप पैसे आपने और कम कर दिए 1000 से, तो उसी रेशो से बुक्स भी कम हो जाएगी, वो आपको 6 बुक्स जो है वो देगा। तो इस तरीके से अगर आप उसकी अमाउंट जो है वो उसको इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ बुक्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, और अगर आप उसकी प्राइस को, उसकी अमाउंट को डिक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ बुक्स भी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान जो है वो नंबर ऑफ़ बुक्स और उसकी जो अमाउंट है इसके दरमियान हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब एक एग्जांपल और है, फ़र्ज़ किया कि ये बोर्ड मार्कर है, अगर ये 30 रुपीज़ की आती है तो एक मार्कर की जो वैल्यू है, जो कीमत है वो कितनी है, 30 रुपीज़। अगर आप शॉपकीपर को 60 रुपीज़ देते हैं तो वो आपको 2 मार्कर देगा। अगर आप उसको 90 रुपीज़ देते हैं तो वो आपको 3 मार्कर देगा। अगर 120 रुपीज़ आप दे रहे हैं उसको तो फिर आपको वो 4 मार्कर जो है वो देगा। तो इस लिहाज से यानी आप उसकी जो अमाउंट है जो उसको पे कर रहे हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ मार्कर जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब इसके दरमियान भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि नंबर ऑफ़ मार्कर्स और उसकी जो अमाउंट है, तो इसके दरमियान भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और अगर आप उसकी वैल्यू कम कर देंगे, पैसे कम देंगे, तो फिर उसकी नंबर ऑफ़ मार्कर जो है वो भी कम हो जाएंगी। अगर अब 2 मार्कर के पैसे आपने दिए हैं 60 रुपीज़, तो 2 मार्कर आएंगे। अगर आप उसको 30 देंगे तो पैसे कम कर दिए, उधर से मार्कर की तादाद भी कम होगी। तो इस तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी जब भी कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो उसके दरमियान हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ये आम ज़िंदगी में आप कहीं पे भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बाज़ार से एक फ़ैन ख़रीदा है तो फ़र्ज़ किया कि 5000 का, अगर आपने 2 ख़रीदने हैं तो आपको 10,000 देने पड़ेंगे, 3 ख़रीदने हैं तो आपको 15,000 जो है वो देने पड़ेंगे। तो बाज़ार से आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं उसकी उसके दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि गोल्ड के लिहाज से इसको कंपैरिजन करते हैं कि आप फ़र्ज़ किया कि 1 तोला सोना जो है उसकी कीमत जो है वो 1 लाख रुपये है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो चूँकि बहुत कम मकदार में वो हमें हासिल होता है, वो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ यहाँ पे कुछ बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर आप देखें तो जितनी मर्ज़ी कोई चीज़ महंगी है, अगर आप थोड़े पैसे देंगे तो थोड़ी चीज़ आएगी, अगर पैसे बढ़ाते जाएंगे तो वो ज़्यादा आएगी। अगर आप उसको ज्वेलर को 2 लाख रुपए पे करते हैं तो वो आपको 2 तोले जो है वो देगा। अगर 3 लाख रुपए पे करते हैं तो वो आपको 3 तोले जो है वो देगा। तो वो वैसे महंगा होने की वजह से लग रहा है जैसे थोड़ी मकदार है, लेकिन एक्चुअली जब उसमें भी आप पैसे बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो मकदार है वो बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल लिखी है, लेकिन मैंने आपको वर्बली कुछ और भी बता दी हैं। तो कोई भी चीज़ आप परचेज़ करेंगे तो उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ज़्यादा पे करेंगे तो ज़्यादा चीज़ मिलेगी, कम पे करेंगे तो कम चीज़ मिलेगी। आप इसको आम जो आपकी डेली लाइफ है इसमें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल जो है वो पेट्रोल और डिस्टेंस। आप फ़र्ज़ किया कि आप बाइक पे हैं या अपनी कार पे हैं, गाड़ी पे हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट पे आप सफ़र कर रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया कि 10 लीटर पेट्रोल है इसमें, और आप उसमें फ़र्ज़ किया कि 20 किलोमीटर फासला जो है तय कर रहे हैं, यानी 10 लीटर पेट्रोल से कितना डिस्टेंस तय किया जा रहा है, 20 किलोमीटर। कि 10 लीटर पेट्रोल हो तो आप उससे 20 किलोमीटर फासला तय करती है आपकी गाड़ी। अगर आप पेट्रोल की मकदार बढ़ा देंगे, फ़र्ज़ किया आप 20 लीटर कर दें, तो ये भी डबल हो जाएगा। अभी आपको बात की थी कि अगर इजाफा है या डिक्रीज़ है, दोनों सूरतों में वो रेशो सेम होनी चाहिए। तो अगर ये मकदार डबल हुई है तो ये भी डबल हो जाएगी। तो 20 लीटर में वो 40 किलोमीटर वो फासला तय करेगी जिस गाड़ी पे भी आप सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप 30 इसको कम कर दें, 5 लीटर कर दें,
अब मकदार पहले से आधी कर दिया तो जो डिस्टेंस है वो भी पहले से कम हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा कि 10 लीटर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय हो रहा है। अगर उसकी मकदार जो है वो बढ़ा देंगे तो फिर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर मकदार कम कर देंगे तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा उसी रेशो से। इसका मतलब कि पेट्रोल और डिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर एक मकदार बढ़ती है तो दूसरी मकदार भी बढ़ेगी, और अगर एक में कमी आई है तो दूसरी भी कम होगी। और ये हमेशा ऐसे ही होगा कि पेट्रोल की मकदार और डिस्टेंस जो है वो उसमें हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ये नहीं हो सकता कि आप 10 लीटर में 20 किलोमीटर फासला तय हो रहा है और अगर आप पेट्रोल डबल कर दें तो फासला जो है पहले से कम हो जाए, 20 की बजाय फर्ज को 15 रह जाए, 15 रह जाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो आप तय कर सकेंगे। तो इसका मतलब इसमें हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मैथमेटिक्स के हवाले से जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। एक एग्जांपल नंबर ये 7 मैंने लिखी है, इसको भी अगर आप देखें, टाइम और डिस्टेंस इनके दरमियान जो है वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कि अगर आप फ़र्ज़ किया कि 2 घंटे सफ़र करते हैं, 2 घंटे आपने सफ़र तय किया, सफ़र किया और आपने फ़ासला जो तय किया फ़र्ज़ करो 60 किलोमीटर, कि 2 घंटे में आप 60 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस तय करते हैं। अब अंडरस्टूड है कि अगर आप 4 घंटे सफ़र करें उसी स्पीड से, यानी आप अपनी जो स्पीड है उसको यूनिफॉर्म रखें। अगर स्पीड में चेंज कर रहे हैं तो फिर इसमें वेरिएशन आ सकती है, लेकिन अगर आप एक ही स्पीड से सफ़र कर रहे हैं तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर फासला तय हो रहा है, तो 4 घंटे में आप फासला टाइम डबल हो गया, तो यकीनी तौर पर जो है डिस्टेंस जो है वो भी उसका डबल हो जाएगा, यानी 120 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर 1 घंटे की बात की जाए, अब टाइम जो है वो पहले से हाफ़ कर दिया है तो डिस्टेंस जो है वो पहले से हाफ़ हो जाएगा। और ये एक नेचुरल सी बात है, और हमेशा ऐसे होता है कि अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहे हैं, स्पीड चेंज नहीं कर रहे, तो 1 घंटे में अगर आप 30 किलोमीटर का फासला तय करते हैं तो 2 घंटे में डबल हो जाएगा, यानी 60 किलोमीटर, और 4 घंटे में उसका 4 गुना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। तो अगर टाइम बढ़ता जा रहा है तो फासला भी आप ज़्यादा तय करेंगे, और अगर टाइम कम करेंगे, अगर आप फर्ज को 30 मिनट यूज़ करें यानी हाफ आवर, तो फिर आपका डिस्टेंस जो है वो भी 15 यानी 30 से 15 हो जाएगा। अगर मकदार कम होगी तो ये भी कम हो जाएगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि डिस्टेंस एंड टाइम जो है वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। इनमें जो वेरिएशन है वो कौन सी होती है? डायरेक्ट वेरिएशन होती है। तो ये मैंने आम मैथमेटिक्स के हवाले से कुछ बातें आपको बता दी। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ जो दूसरे जो फील्ड्स हैं आपके, मसलन फ़िज़िक्स है। अब फिज़िक्स में जो है एक एग्जांपल मैंने दिया, आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा कि जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये न्यूटन कहता है हमें कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब वो एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन उसने बताया है इस लॉ में कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के, यानी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ के, कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर फोर्स कम करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने फिजिक्स में पढ़ा है 9th में, और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि उसमें भी ये डायरेक्ट वेरिएशन का जो कंसेप्ट जो है वो यूज़ होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, यानी फोर्स के। फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो ये बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके दो पोर्शन है, दो पार्ट्स हैं। तो मैंने एक को एक्सप्लेन किया जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। इसी लॉ में एक एक्सेलरेशन का और मास का भी रिलेशन बताया गया है, लेकिन चूंकि वो हमारे इस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ए और एम का भी एक रिलेशन है, वो हम आगे चल के इसको एक्सप्लेन मैं करूँगा। फिलहाल चूँकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो मैंने उस क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर दिया जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो एम के साथ इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, इसलिए मैं अभी इसका जिक्र नहीं कर रहा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप जो है वो फिज़िक्स में पढ़ते हैं या पढ़ा होगा आपने। अब हम फिज़िक्स की एक और एग्जांपल लेते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमने पढ़ा है कि इस यूनिवर्स में हर दो बॉडीज़, दो अजसाम एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यानी दो अजसाम के दरमियान एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद होती है।
अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड करने के लिए न्यूटन का ही लॉ है ये, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसने बताया कि एफ़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2। अब m1 और m2 क्या है, ये दो क्वांटिटी या दो जो बॉडीज़ है उनका मास है। यानी एक बॉडी का मास जो है वो m1 है और दूसरी का मास m2 है। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, इनके मासेस के प्रोडक्ट के बराबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। यानी इन दोनों बॉडीज़ का जो मास है उनको मल्टीप्लाई कर लें तो जो उसका आंसर आए तो फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। इसका मतलब कि दोनों का मास जितना ज़्यादा होगा उतनी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, और इन दोनों का मास जो है वो जितना कम होगा उतनी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगी। तो ये फिज़िक्स में डिटेल से आपने पढ़ा है या आगे चल के पढ़ेंगे कि इसमें किस तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब देखें ये दो बॉडीज़ हैं, अब इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो इतनी कम है कि हमें महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें अर्थ के साथ, कि एक बॉडी अर्थ है और एक ये है, अब चूँकि ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है तो इसका बेशक थोड़ा भी है तो इनके मास का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कि ज़मीन और इस मार्कर के दरमियान बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इसको हम जैसे छोड़ते हैं तो ये नीचे गिरती है। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो m1 और m2 यानी मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस लॉ के भी दो पोर्शन है, एक d है उनके दरमियान, डिस्टेंस पे भी ये होता है कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना, जितना डिस्टेंस ज़्यादा या कम करेंगे उससे भी उसमें वेरिएशन आएगी। लेकिन अभी चूँकि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने उसी हिस्से को एक्सप्लेन किया जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये, यानी f जो है वो m1 और m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो न्यूटन ने पेश किया फिज़िक्स में। इसके बाद एक फिज़िक्स की एग्जांपल और मैंने दी आपको कि दो चार्ज बॉडी के ऐसे दो साम जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों पे नेगेटिव भी हो सकता है, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकती हैं। तो उनके दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है मौजूद होती है। अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की है और यहाँ पे अट्रैक्शन की बात की, यहाँ पे मैंने रिपल्शन और क्या कहते हैं उसको अट्रैक्शन दोनों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर वो डिफरेंट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों सूरतों में उनके दरमियान जो फोर्स है उसको कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो कूलम जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने ये लॉ पेश किया है। तो वो कहता है कि इन दोनों चार्जेस के जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2। यानी Q1 Q2 उस पर जो दोनों चार्जेस की मकदार है उसको शो कर रहा है वो। तो इनका जो प्रोडक्ट है यानी चार्जेस का जो हासिल ज़रब है या प्रोडक्ट है F जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ये चार्ज की मकदार ज़्यादा होगी उतनी फोर्स जो है उनके दरमियान ज़्यादा होगी, चाहे वो रिपल्शन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो। क्योंकि अगर डिफरेंट चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देंगे, और अगर वो डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो उस वक्त फोर्स उनमें मौजूद होगी लेकिन वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो अब यहाँ पे आर का भी जिक्र है, यानी आर से मुराद है उनके चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस। तो फिलहाल जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। जो मैंने रेड कलर में लिखे हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, इसलिए मैंने रेड में लिख दिया और ना ही मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये मैंने फिज़िक्स की आपको 3 एग्जांपल दे दी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिहाज से। अब ये चार्ल्स लॉ मैंने आपके सामने लिखा है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये फिज़िक्स का भी टॉपिक है, आप हीट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, गैसेस वाले, और केमिस्ट्री में भी ये एक चार्ल्स लॉ जो है वो उसमें आपके कोर्स का हिस्सा होता है। अब अंडर कांस्टेंट प्रेशर, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर किसी गैस को किसी बर्तन में बंद करते हैं और उसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कर दें आप, यानी प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, तो V और T के दरमियान हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन होगी। यानी अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे, तो इसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। और केमिस्ट्री में ये पढ़ा आप, इसमें भी देखें डायरेक्ट वेरिएशन की बात की गई है।
अब वैसे तो ये बड़े दिलचस्प टॉपिक्स हैं कि आपको मैं एग्जांपल से मज़ीद इसको समझाऊं तो, लेकिन चूंकि हम फिज़िक्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, असल टॉपिक तो हमारा मैथ का है, लेकिन मैं सिर्फ इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है वो किस तरह अप्लाई होता है मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ सब्जेक्ट में। अब इसकी अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँ कि आम रोज़मर्रा ज़िंदगी से किसी भी गाड़ी यानी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, उसमें आप उसके टायर में हवा जो है वो भरते हैं। अब उस टायर के अंदर जब हवा भरते हैं हम, तो यानी उसके अंदर हवा को प्रेशर के तहत जो है वो भर दिया जाता है, तो वो प्रेशर उसमें कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद गैस का वॉल्यूम भी है, जो आपने उसमें हवा भरी है उसका एक वॉल्यूम भी है, और टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उस पर इफेक्ट कर रहा है। तो आपने नोट किया होगा कि गर्मियों में जो है वो टायर पंक्चर क्यों हो जाते हैं। उसकी रीज़न एक तो ये है कि कोई चीज़ लग गई, कोई तार, कोई कील, वो तो एक दूसरी वजह है, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर की वजह से भी आपका जो गाड़ी का टायर है वो पंक्चर हो सकता है। कि गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो बाहर की हवा, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो अंदर टायर के अंदर जो हवा है वो गर्म होती है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी आपकी गाड़ी खास हुआ धूप में चल रही है, वहाँ पे खड़ी है, तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टायर के अंदर जो हवा है वो भी गर्म होगी, और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा उतना वॉल्यूम उसका बढ़ता जाएगा। अब गैस ने फैलना है, तो फैलने के नतीजा क्या होगा कि अब टायर और ट्यूब तो बंद है, लेकिन उसमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, सॉरी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो जब वॉल्यूम एक ख़ास हद से इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा तो फिर ज़ाहिर है वो टायर या ट्यूब जो है वो उसके फटने का अंदेशा होगा। तो इसका मतलब ये कि चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो आपके गाड़ियों के, मोटरसाइकिल के या साइकिल के जो टायर पंक्चर होते हैं या पहले से लगा हुआ पंक्चर लीक होता है, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर अंदर वॉल्यूम गैस का या हवा का बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब वो एक ख़ास हद तक बढ़ता जाएगा और उसकी जो ट्यूब है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो वो पहले से लगा हुआ पंक्चर लीक हो सकता है, फट सकता है, या नया जो है वो उसमें आपकी जो ट्यूब है गाड़ी की वो ब्लास्ट कर सकती है। और अगर टेम्परेचर कम होगा, सर्दियों में आपने देखा है कि चूँकि टेम्परेचर बाहर का नॉर्मल होता है तो उस वक्त पंक्चर जो है वो बहुत कम होते हैं। तो अब देखें कि चार्ल्स लॉ को एक आम रोज़मर्रा ज़िंदगी से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ये जो चार्ल्स लॉ है मैंने असल में तो उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें जो डायरेक्ट वेरिएशन है वो भी इसमें इम्प्लीमेंट हो रही है, उसकी भी मैंने डिटेल बता दी। इसके बाद ये एक मैंने मैथमेटिक्स के हवाले से ख़ास तौर पर एक और एग्जांपल लिखी है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर की फॉर्म में भी हो सकता है। अब यानी ए जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि आर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर कोई सर्कुलर चीज़ है हमारे पास, तो जितना ज़्यादा उसका रेडियस होगा उतना उसका एरिया बढ़ता जाएगा। अगर इसका मतलब ये कि रेडियस ज़्यादा होगा तो उसका स्क्वायर भी ज़्यादा होगा, तो फिर उसका एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर रेडियस कम हो जाएगा तो एरिया भी कम हो जाएगा। तो एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन है कि एरिया जो है वो उसकी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह वी वॉल्यूम जो है वो रेडियस के क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह पावर की फॉर्म में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो हो सकता है। और जब आप इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो हम किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह कैपिटल लिखना है तो इसको कैपिटल लिख लें। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था जब प्रोपोर्शन से हम इक्वल में चेंज करते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने इक्वलिटी में चेंज किया है तो इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हमने। अब ये चीज़ें मैं आपको इधर भी डिस्कस करूँगा कि इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, लेकिन जब मैं इन्हीं एग्जांपल को अब मैं इससे अगली जो टाइप है इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स वेरिएशन उसको डिस्कस करूँगा, तो उसमें मैं थोड़ा सा इसका रिलेशन भी आपको बताऊँगा कि इसमें कांस्टेंट को किस तरह यूज़ किया जाता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिहाज से हमारी बात जो है वो कंप्लीट होगी। थोड़ा सा मैं इसको समराइज़ कर दूँ कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें एक मकदार बढ़े तो दूसरी भी उसी रेशो से बढ़ जाए, और अगर एक कम हुई है तो दूसरी भी उसी रेशो से कम हो जाए, तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नाम देते हैं या डायरेक्ट वेरिएशन का नाम देते हैं। और इसको पढ़ते हुए क्या पढ़ेंगे हम, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, या ए वेरीज एज एफ। अब फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल का भी जिक्र किया आपको
तो बहुत सारी एग्जांपल आपको मैंने दी हैं, मैं मैथमेटिक्स के हवाले से, फिज़िक्स के हवाले से, केमिस्ट्री के हवाले से। इस तरह अगर आपने ये फिज़िक्स वगैरह पढ़ी है या केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ मैट्रिक लेवल तक और आगे बड़ी क्लासेस में आप देखेंगे कि जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन को यूज़ करते हुए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ लाज हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब मेरे साथ रहिएगा। तो अब हम इसकी जो दूसरी टाइप है इन्वर्स वेरिएशन उसको डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ वेरिएशन, दैट इज़ इन्वर्स वेरिएशन। अब इसकी जो दूसरी टाइप है वो है इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल उसके उलट है। डायरेक्ट वेरिएशन में हमने पढ़ा था कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी उसी रेशो से बढ़ जाए, या एक कम हुई है तो दूसरी भी कम हो जाए, तो दोनों सूरतों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इफ़ वन क्वांटिटी इज़ डिक्रीज द अदर क्वांटिटी विल इंक्रीज, देन द रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन। यानी अगर एक मकदार बढ़ती है दूसरी कम हो जाए उसी रेशो से, और अगर एक कम हुई है तो दूसरी बढ़ जाए, तो दोनों सूरतों में इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोबारा से। A relation between two quantities such that when one quantity increases then the other quantity is decreases। यानी अगर एक मकदार बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, यानी एक बढ़ेगी तो दूसरी उसी रेशो से कम होगी, या अगर एक कम हुई है तो दूसरी उसी रेशो से बढ़ेगी, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन है या इन्वर्स वेरिएशन है। यानी आप दोनों में डिफरेंस आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक मकदार अगर बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, अगर एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर इसके उलट हो गए, एक बढ़े और एक कम हो, या एक कम है तो दूसरी बढ़ जाए, तो फिर उसके दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बात टोटली चेंज है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ ए क्वांटिटी वाई वेरीज इन्वर्सली विद रिगार्ड टू क्वांटिटी एक्स, यानी y और x दो क्वांटिटीज़ है, हमने नाम यहाँ पे रख लिए इसके। अगर वो इन्वर्सली वेरी कर रही है एक दूसरे के साथ, तो मैथमेटिकली हम उसको कैसे कह सकते हैं, द y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। फिर हम क्या बोलेंगे, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो फिर इधर लफ्ज़ डायरेक्टली आएगा, जैसे पिछले एग्जांपल मैंने दी थी आपको। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, y वेरीज एज 1/x, लेकिन साइन तो यही यूज़ होगा चाहे वो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि हमने दूसरी क्वांटिटीज़ को फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है। अब y और x का आपस में क्या रिलेशन होगा कि y और x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर x ऊपर हो तो फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो दूसरी क्वांटिटी है उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या y वेरीज एज 1/x, जिस तरीके से भी आप पढ़ना चाहें। तो साइन यही यूज़ होगा दोनों के लिए। अब इसको इक्वल में तब्दील करना है आपने, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, जैसे पिछले मैंने एग्जांपल दी थी। तो ये k/x, अब यानी y और x का रिलेशन क्या है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल। अगर x बढ़ेगा तो y कम हो जाएगा, अगर x कम हुआ तो y बढ़ जाएगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल आम डेली लाइफ से, स्पीड और टाइम। अब कुछ डेली लाइफ की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ जिसमें स्पीड और टाइम को हम डिस्कस करके देखते हैं कि क्या उनमें इन्वर्स प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, तो अब इसमें सफ़र करते हुए अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड पहले से बढ़ा दें, यानी फ़र्ज़ किया कि आपने उकाड़ा से लाहौर जाना है, तो आप 2 घंटे में फासला तय करते हैं। तो आप एक ख़ास स्पीड के तहत फ़र्ज़ किया कि आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो आप 2 घंटे में जो है वो फासला तय कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देंगे तो फिर टाइम कम लगेगा, यानी आप वो फासला जल्दी तय कर लेंगे। अब डिस्टेंस तो इसमें फ़िक्स है कि जितना भी आपने तय करना है, फ़र्ज़ किया कि 200 किलोमीटर डिस्टेंस आपने तय करना है, तो स्पीड और टाइम जो है वो
एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि जितनी ज़्यादा स्पीड करते जाएंगे उतना टाइम कम लगेगा। यानी अगर आप 80 की स्पीड से जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर, तो आप फ़र्ज़ किया कि 2 घंटे में वहाँ पहुँचते हैं। और अगर आप स्पीड गाड़ी की बढ़ा देते हैं 80 की बजाय 100 किलोमीटर पर आवर करते हैं, तो हो सकता है कि आप 2 घंटे की बजाय 1.5 घंटे में वहाँ पे अपना सफ़र जो है वो तय कर लें। तो इसका मतलब है कि जितनी स्पीड ज़्यादा करते जाएंगे उतना आपको टाइम कम लगेगा। इसकी एक एग्जांपल मैंने ये दे दी है। इसी तरह जब आपने ऑफिस वगैरह में या स्कूल कॉलेज में जाना होता है, तो अगर आपको देर हो रही हो तो फिर आप क्या करते हैं, उस टाइम को कम करने के लिए कि टाइम थोड़ा रहता है और आपका ऑफिस का टाइम हो गया या स्कूल कॉलेज का टाइम या यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया, तो फिर आप अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसकी स्पीड तेज़ कर देते हैं। तो जितनी ज़्यादा स्पीड तेज़ करेंगे उतना आपको टाइम कम लगेगा। तो स्पीड तेज़ करने से टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अब इसका मतलब कि स्पीड अगर आपने कम तेज़ की है तो टाइम कम लगेगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। लेकिन एक मकदार बड़ी है तो दूसरी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्पीड स्लो कर देंगे, आप पहले से आस्ता चलना शुरू हो जाएं, फर्ज को 80 के बजाय आप 50 पे ले आएँ, तो अब आपका फासला जो 2 घंटे में तय होता है हो सकता है वो 2.5 घंटे में तय हो। इसका मतलब ये है कि स्पीड कम करेंगे तो फिर आपका जो टाइम है उसकी ट्रैवलिंग का वो ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर आप पैदल सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर आप तेज़ तेज़ चल रहे हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप जल्दी फासला तय कर लेंगे। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब कि स्पीड और टाइम के दरमियान हमेशा क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, स्पीड को हम कोई नाम दे लें v और टाइम को t से, तो इसको लिखेंगे v वेरीज एज 1/t, कि v और t एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर टाइम क्या कहते हैं, स्पीड ज़्यादा कर देंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो इसको अगर आप मतलब सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल और है, वर्कर और टाइम या डेज़। वर्कर से मुराद कोई भी मज़दूर जो किसी बिल्डिंग को बना रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उस सूरत में अगर वर्कर की तादाद ज़्यादा कर दी जाए, आप फ़र्ज़ करो एक बिल्डिंग बनानी है तो उसमें जो 10 मज़दूर जो है वो फ़र्ज़ किया कि 50 दिनों में वो बिल्डिंग बनाते हैं, कि 10 मज़दूर लगे हुए हैं और 50 दिनों में वो एक बिल्डिंग जो है वो बनाते हैं। अगर मज़दूर की तादाद डबल कर दी जाए, 10 की बजाय 20 मज़दूर कर दी जाए, तो हो सकता है वो काम जल्दी हो जाएगा। आप 50 दिनों की बजाय हो सकता है वो 25 दिनों में ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब ये कि जितने वर्कर ज़्यादा किसी काम को करने के लिए, जितने मज़दूर, जितने लेबर, जितनी वर्कर आप ज़्यादा लगाते जाएंगे उतना टाइम कम होता जाएगा, यानी वो काम जल्दी होता जाएगा। अगर मज़दूर कम करते जाएंगे तो ज़ाहिर उसी काम को करने के लिए ज़्यादा दिन लगेंगे। तो इसका मतलब कि टाइम और जो वर्कर है या दिन और वर्कर है उनके दरमियान हमेशा इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है कि अगर मज़दूरों की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो टाइम आपका डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये भी एक इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल और हमेशा ऐसे होता है। और अगर मज़दूर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा वो जल्दी काम हो जाएगा। तो टाइम जो है वो कम किया जाता है इसकी तादाद को कम या ज़्यादा करने से। अच्छा, अब तीसरी एग्जांपल मैंने फ़िज़िक्स के लिए और मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी एक्सप्लेन किया था इसको, क्योंकि इसमें बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक दो बातें बयान की गई कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस नेट फोर्स के नतीजे में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अगर फोर्स जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। लेकिन दूसरी बात जो है वो उसका मास के साथ तल्लक है। मास और एक्सेलरेशन का तल्लक जो है वो रिलेशन जो है वो क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, कि मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, यानी यहाँ पे मैथ के हवाले से जो मैं आपको फिज़िक्स भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे ना सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये वाले टॉपिक भी आपके थोड़ी हद तक जो है वो क्लियर हो सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कार है और एक ट्रक है, अब दोनों पे एक जैसी फोर्स अगर अप्लाई की जाए तो क्या उस पर एक्सेलरेशन सेम एक जैसा प्रोड्यूस होगा? नहीं। अब ट्रक का मास ज़्यादा है और कार का मास जो है वो कम है, तो अब फोर्स ज़्यादा करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम करेंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा। अगर तो फोर्स और एक्सेलरेशन को देखा जाए तो जितनी ज़्यादा फोर्स आप ज़्यादा करते जाएंगे दोनों पे ही, उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होता जाएगा, चाहे कार हो चाहे ट्रक हो। लेकिन अगर आप उसके मास के लिहाज से देखा जाए तो एक्सेलरेशन और मास का क्या तल्लक है, अब ट्रक का मास ज़्यादा होता है, उसका वज़न ज़्यादा है, जब उस पर वही फोर्स आप लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा।
और अगर गाड़ी पे यानी कार पे आप उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें एक्सीलरेशन जो है वो ज़्यादा पैदा होगा। यानी मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा, अगर मास कम है तो ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब कि एक जैसी फोर्स ट्रक पे भी लग रही है और उतनी फोर्स कार पे भी लग रही है, तो एक्सीलरेशन किस में ज़्यादा होगा? जिसका मास कम होगा। तो कार का जो कि मास कम है तो उसमें एक्सीलरेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अब मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसको भी एक्सप्लेन कर दिया और इसमें डायरेक्ट वेरिएशन जो है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ए और एम के दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन है और ए और एफ के दरमियान जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और जब इसको किसी कांस्टेंट को इक्वल में हम चेंज करना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए इज़ इक्वल टू के इंटू एफ ओवर एम। तो जब हम प्रोपोर्शन को ख़त्म करके इसको इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो किसी कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। उस कांस्टेंट का जर्नल जो है उसको हम नाम के देते हैं, तो स्पेसिफिक नाम भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में के की वैल्यू जो है वो 1 होती है। ये जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा फिजिक्स के जो आपके डिस्कशन उसके अंदर। अब एक एग्जांपल जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि फोर्स और मास का जो प्रोडक्ट है दोनों का, उसके वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जितना मास का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, जितने दोनों वो जिस्म हैवी होंगे, बड़े उनका मास होगा, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर उनका मास कम है तो फिर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा और फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या तल्लक है? आप फ़र्ज़ किया कि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान एक ख़ास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। अगर ये जितनी इनके दरमियान डिस्टेंस कम करते जाएंगे उतना ज़्यादा इसमें डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और जितना इसका डिस्टेंस ज़्यादा करते जाएंगे इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब ये कि डिस्टेंस के स्केयर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी, और डिस्टेंस कम होगा तो वो कम होती जाएगी, लेकिन ये उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह मैंने इसको एक किसी कांस्टेंट में अगर आपने बदलना है, इक्वल में बदलना है, तो इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम जो है वो हम जी से डिनोट करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसमें कांस्टेंट का नाम जो है वो जी रखा गया, यानी स्पेसिफिक नाम दे दिया गया यहाँ पे। और फिर इस जी की वैल्यू जो है वो 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है वो इसकी वैल्यू होती है। यानी हर कांस्टेंट की एक फ़िक्स वैल्यू है। अब चूँकि हम बाकायदा ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हवाले से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरह कूलम्स लॉ आपने फिज़िक्स में पढ़ेंगे 10th क्लास में। तो अभी मैंने आपको डायरेक्ट वेरिएशन में बताया था कि F और Q1 और Q2 जो उनका चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना दोनों बॉडीज़ पे चार्ज ज़्यादा होगा उतनी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होगी। अगर चार्ज का प्रोडक्ट ये कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो कम होगी। यानी ये तो थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात। अब F और R का क्या रिलेशन है? अब फ़र्ज़ किया कि एक Q1 और एक Q2 दो चार्जेस हैं। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम R से डिनोट कर लेते हैं। तो इसका मतलब जैसे ये डिस्टेंस D से डिनोट किया, यहाँ पे डिस्टेंस को R से डिनोट किया हुआ है। तो इसका मतलब कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगा इनके दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फिर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों ही कम होती जाएंगी। तो इसका मतलब कि F और R जो है वो क्या है? R के लिए इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी चार्ल्स लॉ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब दूसरी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स दोनों का ये टॉपिक है। तो इसमें भी अगर किसी गैस को हम किसी कंटेनर में बंद करते हैं तो अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं करना, तो फिर V और P एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन होते हैं। V से मुराद वॉल्यूम और P से मुराद प्रेशर। यानी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इनके दरमियान कौन सा रिलेशन बनेगा? अब ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। अब V इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P या यानी प्रेशर। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँ कि वॉल्यूम और प्रेशर के चेंज होने से क्या इफ़ेक्ट होता है। शर्त यह कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए।
अब वही मैं मिसाल आपको देता हूँ, टायर के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो हम एक ख़ास प्रेशर के तहत पंप के ज़रिए उसमें हवा भरते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रेशर, अब बाहर की जो हवा है जो हमारी फ़िज़ा में मौजूद है वही हम कंप्रेस करके उसमें टायर में या ट्यूब में भर रहे हैं। तो बाहर की जो फैली हुई हवा है जिसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, जब आप उसको प्रेशर के तहत पंप के ज़रिए यानी आप प्रेशर के तहत उसको ट्यूब में भर रहे होते हैं, चूँकि ट्यूब में खुद से हवा जो है वो बहुत थोड़ी जाएगी, आपने उसमें बहुत ज़्यादा हवा भरनी होती है, इसलिए आपको पंप यूज़ करना पड़ता है। प्रेशर यानी पंप ऐसी चीज़ है जो प्रेशर जो है वो मेंटेन रखती है और वो हवा जो है उसके अंदर दाखिल होती रहती है। तो ट्यूब के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो हम बहुत सारी हवा जो बाहर फैली हुई थी जिसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था उसको प्रेशर के तहत उस ट्यूब में बंद कर दिया हमने। इसका मतलब क्या किया कि हमने उस पर प्रेशर बढ़ा दिया, बहुत सारी ज़्यादा हवा जो है वो ट्यूब के अंदर बंद हो चुकी है, यानी उसका वॉल्यूम, अब चूँकि ट्यूब का वॉल्यूम जो है वो कम होता है इसलिए वो थोड़े वॉल्यूम में जो है वो कंप्रेस हो जाती है। तो प्रेशर के तहत जब आप हवा को ट्यूब में भरते हैं तो वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हवा ट्यूब के अंदर बंद हो जाती है, उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाया हवा पे हमने तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसका उलट करके देखें, अब जो टायर की हवा होती हैं, पेप्सी, कोका कोला, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेशर के तहत भरी होती है और उसका प्रेशर मेंटेन रखने के लिए उसका ऊपर से ढक्कन बंद होता है। जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, तो उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हमने थोड़े वॉल्यूम में मतलब समाई हुई थी वो, तो जैसे ही उसका ढक्कन खोलते हैं प्रेशर रिड्यूस होता है और वो सारी गैस बाहर निकल के फैलना शुरू हो जाती है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब देखें कि बॉयल्स लॉ हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है जो मैंने आपको 2 एग्जांपल आपको दे दी हैं। तो इन सारी एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, या एक कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था वेरिएशन। फिर हमने इसकी 2 टाइप्स डिस्कस की, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी उसी रेशो से इंक्रीज़ करेगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इन्वर्स वेरिएशन, इसको हमने डिस्कस किया कि अगर एक मकदार बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, या एक कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, तो इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स वेरिएशन का नाम देते हैं। और फिर हमने इसकी एग्जांपल कुछ डिस्कस की, तो बहुत सारी एग्जांपल कुछ मैथ के हवाले से हमने डिस्कस की हैं और कुछ फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिहाज से। तो ये फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक इस कंसेप्ट से भरे पड़े हैं कि बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो अगर आज का टॉपिक आपको समझ आ गया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो यकीनी तौर पर मैथमेटिक्स में तो ये आपका टॉपिक है ही, इसके क्वेश्चन भी आप करेंगे तो वहाँ पे तो ये आपके लिए मतलब हेल्पफुल होगा ही। लेकिन इसका यूज़ जो दूसरे सब्जेक्ट है, फिज़िक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, या कुछ और इस तरह के सब्जेक्ट भी मौजूद हैं जहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन जो है वो उसका इस्तेमाल जो है या उसकी एप्लीकेशन जो है वो होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं उसमें भी आपको उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब नेक्स्ट जो है वो इससे अगले लेक्चर में हम इनकी एप्लीकेशन जो है वो पढ़ेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन को यूज़ करते हुए किस तरह हम कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।